सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप बेलौन और स्वागत है आप सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक इंटरनल ओम्बड्समैन। देखिए इन पर जो इंटरनल ओम्बड्समैन क्या होता है हमारे पास, द नोमेनक्लेचर ऑफ चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर हैज बीन चेंज टू इंटरनल ओम्बड्समैन, जिसको हम जो शॉर्ट में IOB बोल देते हैं। कि जो पहले जो क्या नाम था चीफ कस्टमर सर्विस ऑफिसर, उसका नाम किस में चेंज कर दिया गया, उसको अब क्या बोलते हैं, उसको अब बोलते हैं इंटरनल ओम्बड्समैन, जिसको हम IOB शॉर्ट में बोल देते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ IO यानी कि इंटरनल ओम्बड्समैन एज पर दामोदर कमेटी रिकमेंडेशन IO रिपोर्ट डायरेक्टली टू दी CMD ऑफ द बैंक। अब जो इसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो किसके बेस पे होती है, वो किस बेस पे हुई थी, दामोदर कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुई थी। और जो IO है, जो इंटरनल ओम्बड्समैन है, वो किसको रिपोर्ट करता है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है CMD ऑफ बैंक। अब CMD का मतलब क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये आप सभी को पता होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद इसी के अंदर हमारे पास आता है द इंटरनल ओम्बड्समैन इज ए रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर फ्रॉम अदर बैंक हु हैज़ ए वास्ट एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशंस ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। यानी कि जो IO है, जो इंटरनल ओम्बड्समैन है, वो कौन होता है, वो होता है हमारे पास एक रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर ऑफ अदर बैंक। यानी कि अगर मान लो PNB का इंटरनल ओम्बड्समैन जो है वो कौन होगा, वो किसी दूसरे बैंक का रिटायर्ड जनरल मैनेजर होगा, जिसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, हैज ए वास्ट एक्सपीरियंस इन दी ऑपरेशंस ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री। अगर चीफ जनरल मैनेजर वो है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक्सपीरियंस तो हो गई। अब देखिए ओम्बड्समैन होता क्या है एक्चुअल में, कि जैसे मान लो कस्टमर है कोई, तो उसकी कोई शिकायत है, कोई कंप्लेन है कि उसका कोई काम नहीं हो रहा है, या जो प्रोसेस है काम करने की वो अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, तो वो अपनी शिकायत मान लो आपको पता है कि मैनेजर पे करेगा। लेकिन अगर मैनेजर नहीं सुनता तो लास्ट में जाके हमारे पास क्या आता है, इंटरनल ओम्बड्समैन। तो वहाँ पे जाके वो शिकायत कर सकता है कि उसका ये काम नहीं हो रहा है, और जो इंटरनल ओम्बड्समैन है वो उस कंप्लेंट के ऊपर कार्रवाई करेगा, और उसकी जो रिपोर्ट डायरेक्टली किसके पास जाएगी, बैंक के CMD के पास। तो ये काम होता है इंटरनल ओम्बड्समैन का। अब इसमें और भी चीज़ें आती है, जैसे लोक अदालत वगैरह आती है, तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल इस टॉपिक में ये सिर्फ इतना ही था। और इसमें एक टॉपिक और आता है कि एज पर द IO स्कीम 2018 ऑल SCBs इन इंडिया हैविंग मोर देन 10 बैंकिंग आउटलेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपॉइंट IO इन देयर बैंक। यानी कि इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम 2018 के अनुसार क्या है कि जो जिनके पास है, बैंक के पास है 10 बैंकिंग आउटलेट ब्रांच है, यानी कि तो उन सभी को इंटरनल ओम्बड्समैन जो है वो अपॉइंट करना ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। अब जो आज का हमारी वीडियो है इसमें हम 3-4 टॉपिक करेंगे, अलग अलग छोटे छोटे बिल्कुल टॉपिक हैं। तो इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। यानी कि जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन का जो एक्ट था वो बना कब था, 1988 में। और इसमें देखिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट आएंगे। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास है एज पर द बजट 2019-20 द एक्ट इज बिंग अमेंडेड टू इंक्रीज पेनल्टीज अंडर द एक्ट। यानी कि जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती थी, ठीक है, जिनका कुछ पता नहीं कि ट्रांजैक्शन कहाँ जा रही है, ठीक है, ऐसे अकाउंट का, तो जो बजट जो 2019-20 का था उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी, उस अमेंडमेंट में उस सुधार में क्या किया गया था कि इनके ऊपर पेनल्टीज इंक्रीज कर दी गई थी, कि जो बेनामी प्रॉपर्टी की जो ट्रांजैक्शन होती थी उनके ऊपर पेनल्टीज इंक्रीज कर दी थी। और दूसरा पॉइंट इसमें हमारे पास है एनी पर्सन हु फॉल्स टू कंपाइली विद समन्स और फर्निशेज फॉल्स इंफॉर्मेशन will be liable to pay rate 25,000 for each failure। यानी कि ऐसे पर्सन
जो रूल रेगुलेशंस है बैंक के, या तो वो नहीं मानता वो, या फिर आप कह सकते हो कि उसने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया। मान लो उसने लोन लेने के लिए कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है, तो ऐसा पर्सन क्या होगा, लाइबल होगा क्या फीस देने के, क्या फाइन देने के लिए 25,000 फॉर ईच फेलियर। हर एक जो भी उसने इन्फॉर्मेशन गलत दी है उसके लिए उसके ऊपर 25,000 तक की, हर एक अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन गलत दिया उसके ऊपर 25,000 तक की पेनल्टी उसके ऊपर लगाई जा सकती है। ये हमारे पास किसके अंदर आता है, जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 है उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें आता है ड्यूटीज ऑफ बैंक। एक बैंक की क्या क्या हमारे पास ड्यूटीज होती हैं। आप बैंक में काम करते हो तो आपको वैसे पता होगा, तो यहाँ पे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास है ड्यूटी ऑफ सेक्रेसी। एज पर सेक्शन 13 ऑफ बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 बैंक्स टू मेंटेन सेक्रेसी एज पर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सबसे पहला जो काम होता है कि जो कस्टमर हैं आपके बैंक के, उनकी सेक्रेसी आपको मेंटेन करनी है, गोपनीयता मेंटेन करनी है। और ये कहाँ पे बताया गया, ये हमारे पास है सेक्शन 13 ऑफ बैंकिंग कंपनी एक्ट 1970 में है ये, कि जो भी मैंडेट है, जो भी है हमारे पास जो रूल्स वगैरह रेगुलेशन है उसके अनुसार हमें जो कस्टमर है उसकी सेक्रेसी गोपनीयता को मेंटेन करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप उसका अकाउंट की डिटेल, कितना उसमें अमाउंट है, कब उसने निकलवाए, कहाँ से आए, ऐसी कोई भी जानकारी आप किसी को नहीं दे सकते। ये आपको पता भी है कि कोई आके पूछने लग जाता है कि इस अकाउंट में बैलेंस बता दो, तो आप नहीं बताते। तो वो सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर आती है। यानी कि वेरीफाई होना चाहिए कि वो अकाउंट उसी का है। वो या तो पासबुक लेके आए या कोई ऐसा वैलिड प्रूफ दिखाए कि जिस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए वो उसी का अकाउंट है। और उसके बाद इसमें सेकंड आता है बैंकिंग कंपनीज कैन ओनली बी गिव इंफॉर्मेशन ऑफ देयर कस्टमर्स इफ़ आस्क्ड बाय कोर्ट, पुलिस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा। यानी कि पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि कस्टमर की इन्फॉर्मेशन आप ऐसे किसी को नहीं दे सकते। सिर्फ कुछ ही केस में आप दे सकते हो। कब दे सकते हो, जब किसी कोर्ट ने पूछी हो, मान लो कोई केस हो गया, ठीक है, तो उसमें कोर्ट के द्वारा अगर एक लीगल नोटिस दे के आपको पूछा जाता है तब आप दे सकते हो, या पुलिस की कार्रवाई में पूछा जाए, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है कि इस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट। तो जब इस तरीके से कोई आपसे पूछे, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो आपसे पूछे, तब ही सिर्फ आप दे सकते हो। ऐसे आप किसी भी पर्सन को किसी दूसरे अकाउंट की डिटेल नहीं दे सकते। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट ड्यूटी होती है, ड्यूटी ऑफ सेक्रेसी। उसके बाद सेकंड हमारे पास है क्या ड्यूटी होती है बैंक की, ड्यूटी टू ओनर चेक्स। यानी कि ओनर चेक्स का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास पे ऑर्डर्स हैं, जो भी चेक है हमारे पास आए हैं, उसकी पेमेंट करना किसका काम है, बैंक का। कोई भी पर्सन चेक लेके आता है, अगर उसके अकाउंट में बैलेंस है तो, और जो डिटेल वगैरह सारी सारी ठीक है चेक के ऊपर, तो आपको उसको जो चेक है उसकी पेमेंट देनी होगी, वो चेक ओनर करना पड़ेगा। और ये किसके अंदर बताया गया, ये बताया गया है सेक्शन 31 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अभी लगभग 1-2 वीडियो के बाद हमारे पास है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की जो कंप्लीट वीडियो आएगी। उससे पहले हम करेंगे जो रिलेशनशिप होती है बैंक और कस्टमर के बीच में, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और उसके बाद शायद हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ही आएगा, जिसमें हम चेक वगैरह के बारे में हम सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। डिसऑनर ऑफ चेक वगैरह हो गया, क्रॉसिंग हो गया, तो सारे टॉपिक हम उस वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ड्यूटी होती है बैंक की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। गिव periodically स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और पासबुक टू द कस्टमर व्हेन आस्क्ड बाय। यानी कि जो तीसरी मेन ड्यूटी होती है बैंक की, वो क्या होती है कि कोई भी कस्टमर अगर आता है उसे वो बोलता है कि मुझे अपने अकाउंट की डिटेल चाहिए, उसकी स्टेटमेंट चाहिए, या फिर उसकी पासबुक चाहिए। तो बैंक का काम होता है कि वो उसको स्टेटमेंट प्रोवाइड करे या फिर उसकी पासबुक प्रिंट करके दे। तो ये जो सारा काम है ये हमारे पास होता है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यानी कि कोई भी पर्सन कभी भी आके आपसे अपने बैंक अकाउंट की डिटेल मांग सकता है। ये बैंक की ड्यूटी होती है कि वो उसको प्रोवाइड करे।
उसके बाद हमारे पास आती है मेन ड्यूटी, जो डी है हमारे पास, ड्यूटी टू कलेक्ट पेमेंट, यानी कि पेमेंट को कलेक्ट करने की ड्यूटी। अब आपको पता है कि बैंक खाते जो ज़्यादातर खुलवाए जाते हैं वो किस लिए खुलवाए जाते हैं, ताकि हम अपना पैसा बैंक में डाल सकें। तो बैंक आपको मना नहीं कर सकते, यानी कि कस्टमर को मना नहीं कर सकते कि वो कोई कैश वगैरह या कुछ नहीं लेगा। तो ये हमारे पास होती है चौथी ड्यूटी बैंक की। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है राइट्स ऑफ बैंक। राइट्स ऑफ बैंक में देखिए हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट राइट है राइट ऑफ जर्नल लीन सेट ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए जर्नल लीन क्या होता है। अब कोई भी बैंक है तो बैंक में से कोई कस्टमर लोन लेता है। अब लोन जब भी दिया जाता है तो वो किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट दिया जाता है, ठीक है। तो उस सिक्योरिटी का जो राइट है वो बैंक के पास क्या होता है कि जब तक कस्टमर वो लोन नहीं भरता तो वो सिक्योरिटी जो बैंक है वो अपने पास रख सकता है। जैसे गोल्ड लोन होता है या प्रॉपर्टी पे लोन लेते हैं तो उसकी जो फ़र्द वगैरह है वो बैंक अपने पास रखता है। तो यानी कि बैंक के पास राइट होता है कि लोन जिस सिक्योरिटी के अगेंस्ट लिया जा रहा है वो सिक्योरिटी बैंक अपने पास रख सकता है जब तक कि लोन ना भरा जाए। उसके बाद इसी में दूसरा आता है सेट ऑफ। सेट ऑफ देखिए क्या होता है कि मान लो कोई कस्टमर है, उसके दो अकाउंट है। एक उसका मान लो सेविंग अकाउंट है जिसमें मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं, और एक उसने लोन लिया हुआ है मान लो 2 लाख रुपए का। अब 2 लाख रुपए में से मान लो उसने 1.5 लाख रुपए का लोन भर दिया है, बाकी उसका 50,000 रुपये का लोन रहता है भी, और वो डिफ़ाल्टर हो जाता है, ठीक है, या फिर वो भरने से मना कर देता है। तो बैंक के पास क्या राइट है कि बैंक जो उसका एक जो सेविंग अकाउंट है उसमें मान लो 1 लाख रुपए पड़े हैं तो वो उसके उस अकाउंट में से पैसे निकाल के अपना लोन वसूल कर सकता है। ये पावर जो होती है सेट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। तो ये हमारे पास जो बैंक का राइट होता है कि वो उसके जो दूसरा अकाउंट है उसमें से पैसे निकाल के अपना लोन पूरा कर सकता है। ये हमारे पास जो किसका अधिकार होता है, बैंक का। उसके बाद सेकंड इसमें आता है राइट टू एक्ट अकॉर्डिंगली टू द मैंडेट गिवन बाय द कस्टमर, यानी कि जिस तरीके से कस्टमर कहता है कि इस तरीके से काम करना है या मुझे ये काम कराना है तो उस तरीके से वो काम करना चाहिए। ये हमारे पास किसका राइट होता है, बैंक का। उसके बाद थर्ड हमारे पास होता है सरफेसी एक्ट के अंदर जो आता है, और सरफेसी की देखिए फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। बैंक्स कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ प्राइवेट सेल। सरफेसी एक्ट का टॉपिक भी आपके पास है, कुछ वीडियो के बाद आ जाएगा, डेडिकेटेड टॉपिक इसका आएगा कि सरफेसी एक्ट क्या है। तो ये जो एक्ट था ये 2002 में बना था, और इसमें क्या बताया गया है कि अगर कोई कस्टमर मान लो डिफ़ॉल्टर हो जाता है या फिर वो अनेबल है लोन भरने के, तो जो सिक्योरिटी उसने अपने लोन के अगेंस्ट दी थी बैंक के पास राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, प्राइवेट सेल उसको कर सकता है। ये अधिकार जो ये राइट है बैंक के पास, और ये किस एक्ट के अंदर बताया गया, सरफेसी एक्ट के अंदर, जो कि 2002 में बनाया गया था। तो सरफेसी एक्ट का भी बहुत जल्दी एक टॉपिक आने वाला है आपके पास। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आज हम करेंगे डिस्क्लोजर ऑफ पेमेंट। इसमें देखिए आपके पास 5-6 टाइप हमारे पास आते हैं, 5-6 इसकी में चीज़ें आती हैं। फर्स्ट है एज पर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस अमंगस्ट द बैंक टू सेफगार्ड बैंक्स ओन इंटरेस्ट, ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अंडर लॉ, डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट, डिस्क्लोजिंग अंडर इंस्ट्रक्शन बाय द कस्टमर, और डिस्क्लोजिंग द रेगुलेटरी बॉडीज़। तो ये हमारे पास होता है डिस्क्लोजर ऑफ पेमेंट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे कस्टमर बैंक रिलेशनशिप। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसके बाद हम मॉक टेस्ट भी डालने वाले हैं इस वीडियो के बाद। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि आपका जितना भी सिलेबस है वो आपका हम
जनवरी के शुरू तक आपका करा दें, ताकि जनवरी में आपको पूरा रिवीजन का टाइम मिल जाए, जिसके कि हम मॉक टेस्ट डालते रहेंगे, जिसको कि आप वहाँ से आपकी रिवीजन भी साथ में होती रहेगी। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलेंगे नई वीडियो में। सबको जय श्री राम।